हेगल की पर्सनैलिटी के बारे में हमने बात करी थी। जितने फिलोसफर हेगल से पहले हुए हैं उन सबको सरपास करके हेगल एक टावरिंग पर्सनैलिटी के रूप में खड़े हुए हैं। उनके एब्सोल्यूट के बारे में, जिसको हिंदी में ब्रह्म कहते हैं और अंग्रेज़ी में एब्सोल्यूट, वो हमने बहुत डिटेल से तो नहीं की क्योंकि उन्होंने तो बहुत लंबा लिखा है, लेकिन हम जितनी कर सकते थे बात उतनी कर सकते अपने लिमिटेड टाइम में। अब हेगल का सबसे बड़ा जो देन है वो ये है, ट्रांजिशन फ्रॉम फिलोसफी टू सोसाइटी एंड स्टेट। ये हेगल की फिलोसफी की एक ख़ास चीज़ है। फिलोसफी से एकदम उन्होंने ट्रांजिशन किया है सोशल थ्योरी के लिए और स्टेट के लिए, थ्योरी ऑफ स्टेट। हेगल की थ्योरी ऑफ स्टेट जो है, पहले तो हम सोच रहे थे कि ये पॉलिटिकल साइंस वालों का काम है, इसलिए हम छोड़ रहे थे इसको, लेकिन हमारे विकास जी ने कहा कि थोड़ा सा यूँ प्रकाश डालना ज़रूरी है इस पर कि जब हेगल की फ़िलॉसफी का स्पेशल पॉइंट ही है, उसकी सारी फ़िलॉसफी की विशेषता ये है जो कि औरों की नहीं है, कि ट्रांजिशन हुआ है हेगल की फ़िलॉसफी में फ्रॉम फिलोसफी टू थ्योरी ऑफ स्टेट एंड थ्योरी ऑफ सोसाइटी। हेगल की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है वो आइडियलिस्टिक थ्योरी कहलाती है, प्रत्ययवादी सिद्धांत। यानी स्टेट जो है एक यूनिवर्सल आइडिया है, और इसलिए उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सल माइंड है, यूनिवर्सल माइंड कमिंग डाउन ऑन द अर्थ, स्टेट इज गॉड मार्चिंग ऑन द अर्थ। यानी स्टेट जो है वो डिवाइन ओरिजिन है, उसका एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, अध्यात्म, ऊंचे से ऊंचे अध्यात्म की, और डिवाइन का मतलब होता है जो दैवी संस्था, एक दैवी संस्था है। तो हेगल उसके बारे में कहते हैं कि जब एब्सोल्यूट माइंड ने अपने आप को रिवील करना शुरू किया, अब वो एब्सोल्यूट जो है हमारी भारत की तरह से निराकार और निर्गुण तो है नहीं हेगल का, वो तो कॉन्क्रीट यूनिवर्सल है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उसके अंदर समाविष्ट हैं, सारे के सारे, और सबका रिलेशन ऑर्गेनिक रिलेशन है, किसी एक को भी निकाला नहीं जा सकता। सारे शरीर में से एक ऑर्गन भी निकाल दो तो शरीर की सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। एक उंगली या अंगूठा भी काट दो कि उंगली और अंगूठा काट दे दे, जो चीज़ ऐसी हैं जो शरीर की आवश्यकता नहीं है उनको शरीर अपने आप ही निकलवा देता है। जैसे बाल हैं, नाखून हैं, शरीर उनको आगे बढ़ा के कटवा देता है, लेकिन जो शरीर के अंग हैं उनमें से कोई नहीं निकल। तो स्टेट एक ऑर्गेनिक होल है और हर इंडिविजुअल जो है उसका पार्ट है। ये कंपलसरी है हर आदमी के लिए कि वो अपने आप को स्टेट का मेंबर बनाए, स्टेट के मेंबर बनाओ। वो पर एरिस्टोटल वाली बात होगी कि या तो बीस्ट रह जाएगा, ये गॉड तो नहीं कहते उसको, वो बीस्ट की लेवल पर रह जाएगा। उसे स्टेट का मेंबर बनना ही पड़ेगा अगर वो परफेक्शन चाहता है। अगर तो जब एब्सोल्यूट माइंड ने अपने आप को दुनिया के अंदर विकसित करना शुरू किया, और विकसित करने में वही जो हमने बताया कि मेथड क्या है, वो डार्विन वाला मेथड नहीं है, लीनियर मेथड नहीं है, मैथमेटिकल इवोल्यूशन नहीं है, बल्कि वो डायलेक्टिकल है। पहले कोई चीज़ उत्पन्न हुई, वो माइंड ही माइंड था पहले तो, फिर माइंड ने जानने की कोशिश की कि मैं क्या हूँ, तो माइंड दो हिस्सों में बट गया। मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, अब इसमें दो हिस्से हो गए। एक वो जो जानता है, मैं जानता हूँ, एक वो मैं बन गया जो अल्टीमेट सब्जेक्टिविटी है, और एक ऑब्जेक्ट बन गया दी अदर। ये दी अदर जो है ये अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगा नेचर की फॉर्म में। दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ तो और चीज़ बन गई। तो इस तरह से डायलेक्टिकल प्रोसेस से माइंड ने अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया, और हेगल ने उसका बहुत अच्छा वर्णन किया है स्टेट तक पहुंचने के लिए।
पहले जो आदमी को, सबसे पहले आदमी को जो सोशल इंटीग्रेशन में आना पड़ा, क्योंकि आदमी एटॉमिक नहीं है एग्जिस्टेंस उसकी, उसे यूनियन बना करके रहना पड़ता है। और वो यूनियन ऐसी जो ऑर्गेनिक यूनियन है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे कि हेगल ने बेसिक यूनिट जो है वो व्यक्ति को नहीं माना, उन्होंने बेसिक यूनिट फैमिली को माना। और फैमिली की पवित्रता पर उन्होंने कहा कि फैमिली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ठेका नहीं है, जैसे मुसलमानों में होता है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो फैमिली इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। फैमिली कोई किसी तरह का स्वार्थ के द्वारा भी बनाई हुई नहीं है, बल्कि फैमिली जो है वो यूनियन ऑफ टू माइंड्स, यूनियन ऑफ टू सोल्स, ये फैमिली है। और फैमिली की पवित्रता क्या है कि फैमिली में एथिकल यूनिट है, फैमिली फिजिकल यूनिट नहीं है। तो हेगल वहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो आदमी का काम बना वो बेसिक यूनिट जहाँ से इवोल्यूशन शुरू हुआ वो फैमिली है। और फैमिली में जब सारी की सारी फैमिलियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो गई तो उससे एक चीज़ आई वजूद में, उसका नाम है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के अंदर तीन चीज़ें दिखाई देंगी आपको। एक सिस्टम ऑफ नीड्स, सिस्टम ऑफ नीड बहुत ज़रूरी है। एक इम्पार्टिंग जस्टिस, अगर आप सोसाइटी में जस्टिस नहीं है तो सोसाइटी नहीं होगी, भीड़ भाड़ हो जाएगी, तो जस्टिस। और तीसरी चीज़ नीड ऑफ पुलिस। इन तीन चीज़ों से सिविल सोसाइटी बनेगी। तो पहली चीज़ जो है वो है सिस्टम ऑफ नीड। कोई भी आदमी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, हो ही नहीं सकता। हर एक आदमी अलग अलग टैलेंट के हिसाब से अलग अलग काम करता है। हमारे यहाँ तो भारत में बहुत पहले इस बात को कहा गया है, सोसाइटी एक कम्युनियन है, डिफरेंट इंटरेस्ट के, अलग अलग स्वार्थों का कम्युनियन, जहाँ सबके स्वार्थ मिक्स हो जाते हैं और किसी का स्वार्थ नहीं रहता। हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ नीड हेगल के यहाँ भी ऐसा ही है। एक आदमी तेल निकालना जानता है, एक आदमी कपड़े बुनना चाहता है, उसको कपड़े की, जो तेल निकाल रहा है उसको कपड़े की ज़रूरत है, जो कपड़े ले रहा है उसको घर में खाना पकाने के लिए तेल की ज़रूरत है। लेकिन दोनों के टैलेंट, दोनों की स्किल, दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग हैं। तो एक आदमी ये नहीं कर सकता कि मैं कपड़ा भी बुन लूँगा, तेल भी निकाल लूँगा, और भी जो बाजार के बाल भी काट लूँगा, नाई का काम भी कर लूँगा। तो सारी जितनी भी नीड है, मल्टीपल नीड्स हैं, वो मल्टीपल नीड मिल कर के वो भी एक ऑर्गेनिक होल बन जाती हैं, जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। वो सारी नीड्स जो हैं उनका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन भी नहीं है कि तेरा और मेरा ठेका हो गया कि तू मुझे तेल दिया कर, मैं तुझे कपड़ा दिया करूँगा। बल्कि ये ज़रूरत है हमारी कि इंटरनल ज़रूरतें रहेंगी, किस आदमी को किस समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो अपनी नीड के हिसाब से वो सोसाइटी में लेगा, और सोसाइटी वाला अपनी नीड से लेगा। बड़ी नीड होती हैं आदमी को, एक ही नीड नहीं होती। एजुकेशन की नीड है, बच्चों को एजुकेशन दिलानी है, सर्दी से बचना है तो कोयले की नीड है। तो ये सिस्टम ऑफ हमारी नीड में ये सारी नीड इस तरह मिल जाती हैं कि एक दूसरे से सेपरेट किया ही नहीं जा सकता इनको, मल्टीपल नीड है। तो सोसाइटी को मल्टीपल नीड को बहुत एक्सप्लेन, क्योंकि हेगल तो बहुत एक्सप्लेन करने वाले आदमी हैं, तो हेगल ने इसको भी नीड किया कि कैसे मल्टीपल नीड जो हैं वो इस तरह की हैं कि जिनसे कभी भी आदमी को बच नहीं सकता। आदमी जो कपड़े वाला आदमी अगर ये सोचे कि मैं तो घर में कुछ खाना बनाने के लिए बिना, तो कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत पड़ेगी कि वो तेल की बनी हुई चीज़ चाहे बाज़ार से लानी पड़े, चाहे कुछ करनी पड़े। तो कोई आदमी संसार में जो सिस्टम ऑफ नीड है उससे बच के नहीं चल सकता, उसमें कहीं ना कहीं। तो इनका भी ऑर्गेनिक रिलेशन है, यानी एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब जो सिस्टम ऑफ नीड है, इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है इम्पार्टिंग जस्टिस। हेगल ने एक बहुत बड़ी
और बड़ी इम्पोर्टेंट किताब लिखी है। हेगल की किताबों को ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हेगल ने तो लेक्चर दिए, उसके शिष्यों ने इकट्ठी कर दिए, लेकिन ये जो किताब लिखी है बहुत इम्पोर्टेंट किताब, जो वर्ल्ड के सारे उसको चेंज करने वाली है। उस किताब का नाम है फिलॉसफी ऑफ राइट। ये हेगल ने स्वयं लिखी है अपने आप ही। इसी में से मार्क्सिज्म सारा निकल करके आया है। तो फिलॉसफी ऑफ राइट में हेगल ने सारा जस्टिस कैसे सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन जस्टिस। अगर जस्टिस नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो जंगल का लॉ चलेगा वहाँ पर, शेर ने भेड़िए को मार लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सिविल सोसाइटी के लिए एसेंशियल है एक लीगल ऐसा चीज़ बननी चाहिए जिसमें जस्टिस हो। और जस्टिस को हेगल ने एरिस्टोटल की तरह से लिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी होना चाहिए, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस भी होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा हेगल जो है वो सोशल जस्टिस की तरफ आते हैं, जिसको बाद में रॉल ने कंप्लीट किया। सोसाइटी में भी जस्टिस मिलना चाहिए। आज जस्टिस, सोशल जस्टिस की प्रॉब्लम आज लोगों ने उठाई है, उसके बीज वहीं मिल जाएंगे आपको कि सोसाइटी में इम्पार्टिंग ऑफ जस्टिस। अब इम्पार्टिंग ऑफ जस्टिस भारत में बड़ा इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि भारत में ये चीज़ बिल्कुल एब्सेंट है। सोशल जस्टिस की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक आदमी IAS ऑफिसर है और दूसरा आदमी केवल SCS है, लेकिन वो IAS ऑफिसर जो है वो दलित क्लास का है, शेड्यूल्ड कास्ट का है। तो उस IAS ऑफिसर को लोग घटिया नज़र से देखेंगे, मंदिर में भी घुसने में दिक्कत करेंगे और वैसे भी कहेंगे कि तो दलित वर्ग का है। और वो जो ऊंची क्लास का आदमी है, तो पैसे के लिहाज से, आप डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिहाज से सोशल जस्टिस क्रिएट नहीं कर सकते। सोशल जस्टिस क्रिएट होगा कि सोशल में समान आदर मिलना चाहिए, समान गुण वालों को समान आदर। अगर कोई पढ़ा लिखा रविदासी संप्रदाय का आदमी है तो उसे भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो पढ़े लिखे ब्राह्मण को मिलता है। तो ये सोशल जस्टिस की बात थोड़ी थोड़ी हेगल ने उठाई है। तो सोसाइटी के अंदर उन्होंने कहा कि इसमें क्या होगा कि जस्टिस के लिए सोसाइटी को एक काम करना पड़ेगा, डिवीज़न ऑफ लेबर लानी पड़ेगी। वो हमारी इस नीड को भी पूरा करेगी, हर आदमी की हर नीड पूरा नहीं कर सकती। तो डिवीज़न ऑफ सोसाइटी में काम बांटेगी, और काम बांटने के लिए उन्होंने 3 मेजर ग्रुप बनाए हैं हेगल ने। एक एग्रीकल्चरल, उनको पीजेंट्री कहा है। पीजेंट माने जो किराए पर खेत जोतते हैं, उनको मालिक नहीं होते उसके। तो ऐसे लोग जो खेत जोतते हैं, पैदा करते हैं, तो एक तो ये क्लास होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास कौन सी होगी, जो हमें खाना दे रही है। लेकिन ये सबसे लोएस्ट होगी, छोटी क्लास होगी। इनके ऊपर जो लोग जिनकी ज़मीनों पे ये काम कर रहे हैं वो इनके ऊपर होंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंस बहुत है इनकी। उसमें भी वही है कि ऑर्गेनिक, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। तो सबसे बड़ी क्लास जो है, उन्होंने कहा पहले तो सबसे होगी एग्रीकल्चर क्लास, पेजेंट्स, किसान। दूसरी क्लास जो होगी वो बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास में क्या होगा, एक्सचेंज। जो ठीक एक्सचेंज हो रही है चीज़ों की, तब तो वो वहाँ जस्टिस है। और चीज़ अगर ठीक एक्सचेंज नहीं हो रही कि आप जो चीज़ दूसरे से ख़रीद रहे हैं उसे तो कम पैसे दे रहे हैं, और अपनी चीज़ के जितना उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है उससे 3 गुना ले रहे हैं सारा, तो बिज़नेस क्लास में बड़ा इनजस्टिस हो जाता है। बिज़नेस क्लास में अगर जस्टिस आ जाएगा तो सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल करेगा। इस क्लास में बड़ी दिक्कत रहती है, मिडिल क्लास कहलाती है। तो ये सारी मिडिल क्लास बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये मिडिल क्लास बिजनेस क्लास कहलाएगी सारी की सारी। और तीसरी क्लास कहलाएगी यूनिवर्सल क्लास ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। सारे देश को, सारी स्टेट का जो एसेंस है वो ब्यूरोक्रेसी में है। तो 3 चीज़ें से मिलकर के आपकी सिविल सोसाइटी बनाएंगे।
और जब ये सिविल सोसाइटी बन जाएगी तो आगे चलेगा सिविल सोसाइटी से लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो रही है तो कौन पनिश करेगा उसको? तो रेट्रीब्यूशन होना चाहिए। रेट्रीब्यूशन माने आपका क्रिमिनल लॉ। ये क्रिमिनल लॉ जो है ये देखेगा। अब रेट्रीब्यूशन में भी जस्टिस की ज़रूरत है। इसमें जो इन्होंने शुरू में कहा था, जो एरिस्टोटल ने बात कही थी कि इफ़ द पनिशमेंट इज़ मोर देन द क्राइम कमिटेड, रोमन्स ने ख़ास तौर से कही बात को कि इफ़ पनिशमेंट इज़ मोर देन द क्राइम कमिटेड इट बिकम्स टायरनी, अत्याचार कहलाता है वो। अब पहले क्या था, पुराने ज़माने में जो 20 लोग थे, जंगली कबीले थे, वो क्या करते थे, इसने बकरी चुराई है इसके हाथ काट दो। दूसरा आदमी आया, कहते इसने सोने के जेवर चुराए इसके हाथ काट दो। भाई बकरी की चोरी और सोने की चोरी बराबर थोड़ी है। आप ये देखो कि कितना क्राइम किया है, सोसाइटी को कितना लॉस पहुंचा है, उतनी उसकी सज़ा रखो। भाई अगर इसने बकरी चुराई है तो 6 महीने की सज़ा दो इसको, अगर इसने भैंस चुराई है तो 3 साल की सज़ा दो इसको। तो जब तक आपका रेट्रीब्यूटिव जस्टिस ठीक नहीं होगा तब तक सोसाइटी में अन्याय ही रहेगा। तो हेगल कहते हैं कि लीगल इस तरह का पैदा करो। अब ये इसको कौन करेगा पैदा? लीगल सिस्टम को कौन बनाएगा? तो उन्होंने कहा उसके लिए चाहिए रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। जो अब रिप्रेजेंटेटिव में हेगल जो है वो तीसरी चौथी क्लास को नहीं लेते, यानी दलित जो हैं, शूद्र जो हैं, हमारे यहाँ जिनको शूद्र कहते हैं, इनके यहाँ दलित कहा गया, एरिस्टोटल ने उसको हेलट कहा। ये स्लेव क्लास जो है ये सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं बनेगी, ये वोट नहीं डाल सकती, ना वोट के लिए खड़ी हो सकती। 3 ही क्लासें जो हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास, प्रोडक्टिव क्लास, वॉरियर क्लास, ये 3 क्लासें जो हैं ये असेंबली चुनेंगे। और रिप्रेजेंटेटिव असेंबली जो होगी वो ऐसी होगी जो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि उसमें सब स्वार्थों का अमलगम होगा। हर एक स्वार्थ का आदमी वहाँ चुन करके आ रहा है, कोई किसी वर्ग से आ रहा है, कोई किसी वर्ग से आ रहा है, कोई किसी वर्ग से आ रहा है। तो वो निस्वार्थ काम करने वाली असेंबली होगी। वहाँ जो लॉ बनेंगे वो किसी एक वर्ग के स्वार्थ को देख के नहीं बनेंगे, वो ऐसे लॉ बनेंगे जिनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो सके। तो जैसे मैकियावेली ने कहा था कि लॉ मेकर जो है ही इज़ एबव द लॉ, यानी किंग कैन कमिट नो रॉन्ग, किंग पर कोई लॉ लागू नहीं होता। या फिर चर्च ने जो अपने लोग बनाए थे कि राजा जो है वो तो डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का, इसलिए सोसाइटी राजा को भगवान की तरह पूजे, उस पर कोई लागू लॉ नहीं ला सकता। लेकिन हेगल ने कहा कि लॉ तो यूनिवर्सल होगा। अगर राजा ने भी चोरी करी है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी। अगर राजा ने कोई दुराचार किया है तो आप ये नहीं कि राजा इसलिए छोड़ दो। तो ऐसे लोग कौन बनाएंगे? जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली होगी वो लॉ बनाएगी। और जब ये रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बनेगी तब तो स्टेट का एसेंस निकल कर गया। स्टेट धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे इवॉल्व होती जा रही है स्टेट। और जब ये आएगा आदमी मतलब चीज़ बनेगी जो सारी स्टेट को चलाने वाली हो, जिनको हम कहते हैं सिविल सर्वेंट, IAS। पहले ICS कहलाते थे, अब IAS हो गए। ये जो है ब्यूरोक्रेटिक क्लास, ये बिल्कुल इन एब्सेंशिया होती है, यानी ये आँखों पर पट्टी बांध करके काम करती है। इसका काम ये होता है कि प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, नॉट ऑफ एनी सोसाइटी, नॉट ऑफ एनी पार्टी। जो IAS आदमी हो किसी पार्टी के साथ बंधा हुआ नहीं होगा। हमारे यहाँ भी भारत में यही है कि जो IAS लॉबी है वो जवाबदेह हैं केवल कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कोई मिनिस्टर उनसे गलत काम कराना चाहता है तो वो लिख दें कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ये काम, कॉन्स्टिट्यूशन की फलाना धारा के। फिर भी अगर मिनिस्टर चाहता है तो करे, तो कल कोई अगर केस चलेगा तो IAS ऑफिसर कहेगा कि इस मिनिस्टर ने
गलत पेमेंट कराया, गलत अपॉइंटमेंट की हैं। मैंने फाइल पे पहले ही लिख दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। तो ब्यूरोक्रेसी की हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी उसी तरह से जैसे हीगल चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी स्टेट को कमिटेड है, किसी पार्टी को कमिटेड नहीं होगी। इसलिए उसको उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी इज़ ए यूनिवर्सल क्लास। ये यूनिवर्सल क्लास होगी जिसकी हर स्टेट को, जो भी स्टेट परफेक्शन बनना चाहती है और जो भी स्टेट अपने यहाँ गवर्नेंस अच्छी चाहती है, वो इम्पार्शियल, ऑनरेबल, दोनों बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी इम्पार्शियल होगी। कांग्रेस का राज आ जाओ, मुस्लिम लीग का राज आ जाओ, भाजपा का राज आ जाओ, एसपी का राज आ जाओ, कानून के पालन करेगी ये आदमी, पार्टी को नहीं देखेगी। और ये पार्टी, ये जो है पार्टी बिल्कुल निडर होकर के, ये पार्टी क्या करेगी, ये जब निडर होकर के इम्पार्ट करेगी सारे जस्टिस को, तो सोसाइटी की सबसे ऑनरेबल पार्टी क्लास यही होगी। ये जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास होगी ये सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ऑनरेबल होगी। आईएएस लॉबी, आईसीएस लॉबी, कमिश्नर, ये सब जो हैं ये सोसाइटी में सबसे ज़्यादा बनेंगे। और उसके बाद जब ब्यूरोक्रेसी बैठ जाएगी तब आपकी स्ट्रॉन्ग स्टेट बनेगी। ये धीरे धीरे इस तरह से हेगल ने स्टेट तक पहुँचे। इसको इंडिविजुअल की तरफ से भी लो ना, इंडिविजुअल की तरफ से, इंडिविजुअल जो भी इंडिविजुअल है, जब भगवान संसार के अंदर आए, उतरे एब्सोल्यूट संसार के अंदर अपने प्रकट करने लगे, तो सबसे पहले उन्होंने वनस्पति में प्रकट किया। सबसे पहले दुनिया में वनस्पति पैदा हुई, वनस्पति के बाद पैदा होकर के फिर चिड़िया और छोटे छोटे जानवर पैदा हुए। उसके बाद फिर हैवी एनिमल पैदा हुए, हाथी, ये वो सारे बड़े बड़े गैंडे और सब पैदा हुए। और उन लोगों में क्या हुआ, वो बड़े बड़े जानवर तो पैदा हो गए लेकिन ब्रेन का विकास नहीं हुआ। इसलिए फिर क्या हुआ, बंदर आया, बंदर में थोड़ा सा विकास था, ब्रेन का हो गया। तो वो ब्रह्म अपने आप को, माइंड अपने आप को धीरे धीरे विकसित कर रहा है। उस माइंड ने अपने आप को धीरे धीरे विकसित किया, तो वो वनस्पति से लेकर के और सारे के सारे ऊपर तक आकर के वनस्पति बनी। फिर उसके बाद छोटे जानवर बने, फिर उसके बाद बड़े जानवर बने, फिर उसके बाद माइंड का विकास हुआ। शारीरिक विकास जब बड़ा हो गया, शेर आ गया, हाथी आ गया, गैंडे आ गए, तो उसमें माइंड का विकास होना चाहिए। अब माइंड ने अपने आप को जब विकास करना शुरू किया तो पहले बंदर आए, जो आदमी की तरह से जिनका ब्रेन थोड़ा विकसित होना शुरू हुआ। उसके बाद चिंपैंजी आए, वनमानुष जिनको कहते हैं, ये चिंपैंजी आए सारे के सारे। और चिंपैंजी जो थे, जब इनका विकास हुआ चिंपैंजी का, तो बहुत ब्रेन काम करने लगा। यहाँ तक कि उनकी थोड़ी थोड़ी मेमोरी भी डेवलप हो गई उनमें, वो याद रखने की शक्ति भी। और चिंपैंजी के बाद होमो सैपियन जब पैदा हुआ तो माइंड ने अपने आप को रीज़न के रूप में प्रकट किया। हेगल रीज़न को ही सुप्रीम मानते हैं। मैन जो है वो सुप्रीम एंड है सारे इवोल्यूशन का। जहाँ इवोल्यूशन पहुँचा है, अब इसके बाद कोई स्पीसी पैदा नहीं होगी। अब ये माइंड अपने आप को परफेक्ट करेगा। तो माइंड के परफेक्शन का क्या तरीका है? हर आदमी इम्परफेक्ट है लेकिन परफेक्ट बनना चाहता है। हमारे यहाँ उसको मोक्ष कह देते हैं, संसिद्धि कह देते हैं। संसिद्धिम लभते नरा, आदमी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। इन्होंने कहा वो परफेक्शन चाहता है। माइंड जो है अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहता है। तो परफेक्ट चीज़ हमारे पास क्या है? स्टेट। स्टेट एंड इन इटसेल्फ है। ये लास्ट स्टेज है इवोल्यूशन की स्टेज। अब आदमी क्या करेगा कि वो स्टेट के साथ मिल करके, स्टेट का अंग बन करके, स्टेट की सेवा करके अपने आप को धीरे धीरे स्टेट में मर्ज करने की कोशिश करेगा। उसकी इंडिविजुअलिटी जो है ख़त्म होती चली जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म हुई। पहले जब फैमिली में आया था तो इंडिविजुअलिटी उसकी थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उसे वाइफ का, बच्चों का इंटरेस्ट भी देखना पड़ा। सिविल सोसाइटी में आया तो सिस्टम ऑफ नीड में
कि मेरी नीड और तेरी नीड जो है आपस में ऑर्गेनिकली जुड़ी हुई हैं, इसलिए न तू सुपीरियर है न मैं सुपीरियर हूँ। एक तेल बेचने वाला भी आदमी उतना ही सोसाइटी के लिए ज़रूरी है जितना एक शिक्षक पढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो जब ये नीड में हम आदमी आने लगे तो आदमी जो था आगे बढ़ते बढ़ते अब वो स्टेट के लेवल पे आ गया। तो आदमी अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से स्टेट में धीरे धीरे अपनी इंडिविजुअलिटी को मर्ज करता जाएगा। यानी सबसे बड़ा काम क्या होगा आदमी के लिए? देश की सेवा, राज्य की सेवा, और धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट को राज्य के इंटरेस्ट में मिला दो। आदमी तो इस वास्ट मशीन जो है स्टेट की, ये एक बहुत बड़ा माइंड है स्टेट। ये तो हमने शुरू में कहा कि वो कहते हैं कि माइंड माने ब्रह्म, ब्रह्म मार्चिंग ऑन द अर्थ। ब्रह्म जब दुनिया में आ गया है तो स्टेट कहलाता है राज। इसलिए जब को आपको ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्मलीन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप एब्सोल्यूट के साथ, जब आपको एब्सोल्यूट के साथ जाना है तो आपको वहाँ नहीं पहुँचना पड़ेगा स्वर्ग में या आकाश में नहीं जाना पड़ेगा। एब्सोल्यूट खुद आ गया है आपके पास, स्टेट के रूप में आ गया है। अब आप अपने आप को स्टेट में मर्ज करो धीरे धीरे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ स्टेट के लिए कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी खा भी रहा हूँ तो राज्य के लिए कर रहा हूँ कि राज्य की मेरे मजबूती आए। जो सारे अंग अभी मैंने देखे ना, फैमिली आए, सोसाइटी आए, फैमिली पहले मजबूत हो, फिर सिविल सोसाइटी मजबूत हो, फिर हमारा लीगल सिस्टम मजबूत हो, लीगल सिस्टम हमारी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली मजबूत हो, उसके बाद हमारी ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो, और सबसे ऊंचा उससे आगे तो कोई है नहीं, स्टेट मजबूत हो जाए। तो 6 अंग जो मजबूत करने हैं हमने, उसके लिए आदमी अपने आप को समर्पित करेगा। इसकी इंडिविजुअलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरा अपना कुछ नहीं है, इसको मैं अपने फैमिली के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से धीरे धीरे स्टेट में मर्ज करता चला जाऊँ, और जितना वो स्टेट में मर्ज करेगा वो परफेक्शन प्राप्त करता चला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट एंड जो है स्टेट है। तो आदमी को परफेक्शन प्राप्त करनी है। हर आदमी इम्परफेक्ट है और उसे परफेक्शन प्राप्त करनी है तो अपने आप को मर्ज करे स्टेट में। वो अपने आप को स्टेट के सारे रूल में, देश के लिए है सारा कुछ, देश के लिए मैं जी रहा हूँ, देश के लिए मैं मर रहा हूँ, सब कुछ देश का है। तो जितना वो अपने आप को देश में मिलाएगा उतना ही महान बनता चला जाएगा। जितना अपने आप को देश में अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म करेगा उतना ही महान बनता चला जाएगा। और जब वो उस लेवल पर पहुंच जाएगा ब्यूरोक्रेसी के से भी ऊपर, तो स्टेट में मर्ज हो जाएगा कंप्लीट। इसको हेगल की इस चीज़ को हेगल के एक शिष्य ने बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्लेन किया है जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। वो है बोसांख्य। बोसांख्य ने कहा है कि जो तेरा टैलेंट है, जो तेरे अंदर वृत्ति है, हमारे यहाँ उसको स्वभावज कह दिया। स्वभावज कर्म उनको कहा तेरा जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के हिसाब से तू अपने आप को स्टेट की सेवा कर। अगर तेरा इंटेलेक्चुअल स्वभाव है तो इतनी बुद्धि कर, इतनी बुद्धि पैदा कर कि देश के अंदर आइंस्टीन और डार्विन और फ्रायड और बड़े बड़े ऊँचे इस देश के अंदर इतनी प्रतिभा पैदा कर दे कि वो सारी दुनिया के अंदर पैदा हो जाए। तो हमारे यहाँ उसको ब्राह्मण क्लास कह दिया। उसको कोई इन्होंने क्लास का नाम नहीं लिया, बस ये कहा कि तेरा टैलेंट इंटेलेक्चुअल है तो इंटेलेक्ट से कर दे। अगर तेरा लड़ने का दम है तेरा अंदर तो वॉरियर बन जा, स्टेट की सेवा कर दे, लेकिन स्टेट के लिए समर्पण कर दे अपने आप। अगर तू प्रोडक्शन वाला है तो ईमानदारी से प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर और ईमानदारी से बांट दे, तू बिजनेस क्लास बन जाए। और बिज़नेस क्लास को इन्होंने कहा है मिडिल क्लास। सबसे ज़्यादा हर देश में बिज़नेस क्लास सबसे बड़ी होती है। तो बिज़नेस क्लास अगर जस्टिस के हिसाब से काम करेगी तो अगर तेरा बिज़नेस में टेस्ट है तो अपने आप को राज्य में मर्ज कर दे। ये नहीं कि तू राज्य को लूट के खा जाए बिज़नेस में, बल्कि कि मैं इस बिज़नेस के द्वारा देश की सेवा करूँगा। और अगर पेजेंट्री में है तू तो किसान इतना पैदा कर कि अमेरिका और इंग्लैंड भी तुझसे नाज मांगने आए।
तो अपने टैलेंट के हिसाब से अपने आप को स्टेट में मर्ज कर, और जितना तू मर्ज करता चला जाएगा उतना ही परफेक्शन प्राप्त करता चला जाएगा। और जब स्टेट में पहुंच जाएगा, स्टेट लेवल पर, तो तुझे परफेक्शन प्राप्त हो जाएगी। फिर तेरा अपना कुछ नहीं रहेगा। तू एक मशीन के पुर्जे की तरह से है। उस मशीन में तेरे कारण से एक पुर्जा भी अगर ढीला हो गया तो सारी मशीन खड़खड़ करने लगती है। तो एक सिटीज़न भी अगर हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसका पार्ट नहीं बन सका, मेंबर ऑफ द स्टेट बनना कंपलसरी है परफेक्शन के लिए। अगर आप मेंबर ऑफ द स्टेट नहीं बने तो आप वही एरिस्टोटल की बात कि आप बीस्ट रहोगे, जानवर की तरह रहोगे आप। और जानवर तो ऐसा होता है अपने भाई को ही खा जाए मार करके। तो जानवरों की वृत्ति छोड़ के इंसान बनो, और इंसान के अंदर जाके फिर स्टेट में मर्ज हो, और जब स्टेट में मर्ज होगे तो एब्सोल्यूट के अंदर मर्ज हो जाओगे। तो चलो आज इतनी बात कर लें, क्योंकि बहुत तकड़ा काम है स्टेट में मर्ज होना। अपने आप को मर्ज करना है स्टेट में, बहुत तकड़ी तपस्या चाहिए, बड़ी इसके लिए मेहनत चाहिए। कोई आदमी राज्य के लिए कुछ नहीं करना चाहता, अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता है। लेकिन हेगल कहते हैं कि स्टेट इज़ द एंड इन इट सेल्फ। इससे ऊंची कोई सत्ता नहीं है। ब्रह्म ही, जिस ब्रह्म को तुम प्राप्त करना चाहते हो वही स्टेट के रूप में तुम्हारे सामने आ गया है। इसलिए स्टेट की सेवा ही ब्रह्म की सेवा है। स्टेट के अंदर ही मर्ज हो जाना, ये ब्रह्मलीन हो जाना है। तो ब्रह्मलीन हो जाओगे। तो इस पर थोड़ा सा और देखेंगे हेगल ने स्टेट को कितना ऊंचा बनाया है। ये बैकग्राउंड सारी हमने आज देख ली स्टेट की, कि स्टेट जो है किस तरह से 6 जो सिस्टम है उनसे निकल करके स्टेज बनी है सबसे ऊंची। उसमें यूनिवर्सल क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सल क्लास मीन क्लास ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट जिनको हम कहते हैं। ये सिविल सर्वेंट बिल्कुल इम्पार्शियल होते हैं, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, ये किसी पार्टी को जवाबदेह नहीं होते, आंसरेबल टू नो पार्टी, दे आर आंसरेबल ओनली टू द स्टेट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक क्लास है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी जा रहा है, कल अगर प्रधानमंत्री भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा तो ये कहेंगे ये काम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है, सारी जनता को कह देंगे, और कोर्ट में ले जाएंगे प्रधानमंत्री को भी कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम हुआ। तो ब्यूरोक्रेटिक क्लास जो है यूनिवर्सल क्लास है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेट के इंटरेस्ट को देखती है, किसी पार्टी के किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नहीं देखती। तो चलो अभी और, क्योंकि हेगल ने तो बहुत डिटेल में लिखा है। हम 2 ही दिन में, 2 दिन भी इसलिए कि ये हमारा ये काम पॉलिटिकल साइंस वालों का था, लेकिन चूँकि बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और हेगल की एथिक्स में इसी चीज़ को माना गया है, सर्विस सबसे बड़ा एथिकल उसने माना है, जिस पर हम जिक्र करेंगे। टू सर्व द स्टेट, टू सीक परफेक्शन थ्रू सर्विस टू द। आदमी अपने आप को अगर परफेक्ट बनाना चाहता है तो थ्रू द सर्विस ऑफ स्टेट बना सकता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इस पर आज विचार कर लिया, और कल फिर थोड़ा सा विचार कर लेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बहुत विशेष, हेगल की फिलॉसफी ऑफ राइट ही बहुत लंबी चौड़ी है। तो इसलिए हम राजनीति को उतना ही रखेंगे राजनीतिक लोगों के लिए। लेकिन थोड़ा सा चूँकि हेगल के बारे में हमने कहा कि हेगल के दर्शन की सबसे बड़ा गुण ये है, ट्रांजिशन फ्रॉम फिलॉसफी टू सोसाइटी एंड स्टेट। इसलिए थोड़ा सा प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी था। बाकी देखेंगे, चलो।